नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कोड। तो वीडियो को बेकार स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस देश का संविधान लचीला है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संविधान लचीला है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है लचीला है। किस लिए? तो संहिताबद्ध नहीं और अलिखित होने के कारण ब्रिटेन का संविधान जो है लचीला है। और बात करें भारत का, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना प्यारा देश भारत का। 2 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? जी हाँ, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष पेश की थी? तो वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और बात करें इसकी स्थापना का, तो 9 जून 1983 को सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? जी हाँ, भारतीय संविधान में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और इसे 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जी हाँ, राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं। और विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद के 171 में किया गया है। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। और बात करें प्रस्तावना का, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को, तो किस राजा ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? जी हाँ, किस राजा ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। भारतीय शासक था जिसने 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज के क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो सूती वस्त्र जो है यह हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। और बात करें हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो आज का 8 नंबर प्रश्न है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? जी हाँ, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो निम्नलिखित में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के द्वारा लड़ा गया था कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो किस भारतीय राज्य की नेपाल, भूटान और चीन यानी तीनों देशों के साथ सीमाएं लगती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? तो सिक्किम की जो सीमा है नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप नामक महान भौगोलिक इकाई में शामिल नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप नामक महान भौगोलिक इकाई में शामिल नहीं है? तो म्यांमार जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप नामक महान भौगोलिक इकाई में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से क्या
मेघालय पठार का अंश नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो पलामू पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय पठार का अंश नहीं है, बल्कि पलामू की अगर बात करें तो ये जो है झारखंड का एक जिला है। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। आज का 14 नंबर प्रश्न है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? जी 8 डिग्री चैनल जो है निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? तो मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। वहीं बात करें भारत और श्रीलंका का, तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो रचना दो आप के बीच स्थित है। जी हाँ, रचना दो आप के बीच स्थित है। तो रावी और चिनाब नदियां स्थित है रचना दो आप के बीच, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नफेड जो है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। और बात करिए नफेड का, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जी की जयंती पर की गई थी। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? जी हाँ, क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, तो देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है? जी हाँ, किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है? तो सावधि जमा राशि पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर जिला जो है प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला है शिवहर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला का प्रथम स्थान है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 20 नंबर प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया उनकी किस कृति के लिए? कहने का मतलब ये हुआ कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हड्डा को प्रदान किया गया किन के लिए? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पचनंग चोला पहर सखीरी के लिए डॉक्टर माधव हड्डा को यह जो है बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को, तो फिटकरी को गंदे जल में डाला जाता है क्यों? जी हाँ, फिटकरी को गंदे जल में क्यों डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कीटाणुनाशक का कार्य करता है, इसलिए फिटकरी को गंदे जल में डाला जाता है। बात करिए आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो धातुओं की चमक डैश के कारण होती है? जी हाँ, धातुओं में जो चमक होती है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण और प्रकाश के परावर्तन के कारण धातुओं में चमक होती है। बात करिए 23 नंबर प्रश्न का, तो जूट को डैश फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? जी हाँ, जूट को निम्नलिखित में से किस फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो सुनहरा फाइबर के रूप में जाना जाता है किसे? जूट को। 24 नंबर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम डैश है? जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। और बात करें इसकी रासायनिक सूत्र का, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका रासायनिक सूत्र है। देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को, तो क्या होता है जब पानी में नमक मिलाया जाता है? जी हाँ, क्या होता है जब पानी में नमक को मिलाया जाता है? तो क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। कब? जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तब। 26 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो किस धातु को तांबा और जस्ता के मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, किस धातु को तांबा और जस्ता के मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है? तो पीतल को तांबा और जस्ता के मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। और बात करें इस्पात का, तो यह जो है आयरन और कार्बन का मिश्र धातु है। बात करें आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जी हाँ, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठंडे जल में रखा जाता है फास्फोरस को, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग पकड़ने से बचाने के लिए इसे ठंडे जल में रखा जाता है किसे? फास्फोरस को। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ, अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ।
28 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में डैश द्वारा की गई थी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन के द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय कहाँ होता है? जी हाँ, श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय जो होता है निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो फेफड़े और वायु कोशिका में होता है श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। तो कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती है डैश कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं जो है विकास के लिए विभाजित होती है क्या कहलाती है? तो समसूत्री विभाजन कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? तो कोयला जो है ये जो है प्राथमिक ईंधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण है जो सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण जो है सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है और इसका उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का क्या? जी हाँ, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश जो है विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न को। तो सुरक्षा के लिए फ्यूज तार जो कि घरों में मेंस में बिजली की सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है अनिवार्य रूप से ऐसी धातु का बनना होना चाहिए जो कि डैश। कहने का मतलब ये हुआ कि सुरक्षा के लिए फ्यूज तार जो कि घर में मेंस में बिजली की सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है तो अनिवार्य रूप से ऐसी धातु का बनना होना चाहिए। कौन से गलनांक का? तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, निम्न गलनांक का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न का, तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तो निकाय के लिए डैश। जी हाँ, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तो निकाय के लिए क्या होना चाहिए? तो भार जो है शून्य हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तो निकाय के लिए भार जो है शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अगर आपको आज के क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए फ्री में तो डेली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें।